Hello and welcome to the e-learning. Let's begin the Hindu editorial analysis जिसमें हम कुछ अहम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, ग्रामर रूल, वोकैब एंड वन वर्ड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स ऑन द किलिंग्स ऑफ 16 माइग्रेंट वर्कर्स। जो रेल हादसे में जो एक मालगाड़ी की वजह से जो 16 मज़दूरों की मौत हो गई थी उसके बारे में आज का आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या सरकार ने उनके लिए किया, किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्यों वो मज़दूर रेल की पटरियों पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे, क्या इनके पीछे का कारण था। लेट्स बिगिन। ओके, स्टेट सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर वाइटल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। जो भी हमारे इससे रिलेटेड वर्ड है उनको हमने स्लाइड में प्रोवाइड करवा दिया। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कोई प्लान या फिर कोई पॉलिसी, कोई नीति। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। माइग्रेंट का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम करते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है कोई संकट। ये कह रहा है जो स्टेट सपोर्ट गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आर वाइटल। ये कह रहा राज्यों की सहायता और उनसे अच्छी प्रकार से बात करना, उनसे सूचनाएं प्रोवाइड करवाना किनको, माइग्रेंट वर्कर्स को, उनकी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, उन्हें सहायता देना। अगर ऐसी नीति सरकार अपनाए तो ये अच्छा होगा टू एंड द माइग्रेंट वर्कर्स क्राइसिस। जो एक मजदूरों के ऊपर जो संकट आया उसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा प्रयास होगा, ये कहना चाहता है। The tragedy of 16 strewn bodies on the railway track in Maharashtra on Friday morning has been in the making for weeks now. ये कह रहा ट्रेजेडी का मतलब जो हादसा हुआ, ओके, ऑफ 16 strewn बॉडी, जो बॉडी जो कट गई है, जो रेलवे जो मालगाड़ी से जो हादसा हुआ जिससे उनकी जो बॉडी, स्ट्रीन का मतलब होता है कट फूट जाना, ठीक है ना। ये कह रहा है जो 16 बॉडीज़ थी ऑन द रेलवे ट्रैक, जो रेलवे पटरी पर थी महाराष्ट्र में, ऑन फ्राइडे, कब, शुक्रवार की सुबह को, हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर वीक्स नाउ, अब से एक सप्ताह होने को हो गया है। ये कह रहा है जो हादसा हुआ है उसको करीबन एक सप्ताह होने को है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र में जो हुआ जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी। द सेंटर एंड सेवरल स्टेट्स हैव बीन एंगेज्ड इन फ्लिप-फ्लॉप्स ऑन फैसिलिटेटिंग द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर होम्स। इसमें यह कह रहा है द सेंटर एंड द सेवरल स्टेट, जो केंद्र है और कई राज्य, हैव बीन एंगेज्ड मतलब किसी काम में व्यस्त हो जाना, वो एक काम में व्यस्त हो गए। कौन सा काम? इन द फ्लिप फ्लॉप्स ऑफ फैसिलिटेटिंग। फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब होता है जो पहले जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, उसको अचानक बदल देना। क्या जो पॉलिसी थी उनको अचानक बदल के क्या किया? ऑन फैसिलिटेटिंग द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। जो माइग्रेंट वर्कर्स को जो पहले उनको घर नहीं पहुंचा रहे थे, वो जो पॉलिसी थी उनको उन्होंने अचानक ही बदल कर जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको घर पर पहुंचाने की एक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है उनको कुछ ईजनेस प्रदान करना, उनको कंफर्ट प्रदान करना, ठीक है ना। रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू देयर होम्स, उनको अपने घर जाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाने में जो सेंटर है और अनेक राज्य है वो उसमें व्यस्त हो गए। इन द प्रेजेंट इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण। ये कह रहा है जो हम वर्तमान में जो उदाहरण है उसके अनुसार द वर्कर्स एट अ कंपनी इन जालना महाराष्ट्र, जो वर्कर्स थे एट अ कंपनी, एक कंपनी में थे। कौन सी? जालना इन महाराष्ट्र में एक कंपनी थी, वहाँ के थे। वर वॉकिंग ऑन द ट्रैक टू देयर फैमिलीज इन मध्य प्रदेश। वर वॉकिंग ऑन का मतलब वो जा रहे थे, वॉकिंग ऑन का मतलब होता है पैदल जा रहे थे। द ट्रैक, जो ट्रैक था, जो रेल की पटरी थी, जो ट्रैक था उस पर चल रहे थे। टू देयर फैमिलीज, अपने घर की ओर, अपने परिवार की ओर वो चल रहे थे। जो मध्य प्रदेश में उनका घर था उनकी ओर वे चल रहे थे। सम 800 किलोमीटर अवे का मतलब होता है दूर, जो करीबन 800 किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश उनका घर। वो पटरी पर अपने घर की ओर निकल पड़े। आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन सिंस मार्च डिरेल्ड देयर लाइवलीहुड्स। कब? आफ्टर द नेशनल लॉकडाउन, जब वो पूरे देश में जब लॉकडाउन हो गया
मार्च से, जिसने लॉकडाउन ने क्या क्या डिरेल्ड देयर लाइवलीहुड्स, उनका जो जीवन यापन है, लाइवलीहुड्स का मतलब है जीवन यापन, जो सर्वाइवल है, जो उनका जीवन यापन है, जिससे बहुत कठिन हो गया, इसलिए उन्होंने अपने घर जाने की जो इच्छा की, उन्होंने वो उत्तम समझी और वो घर की ओर निकल पड़े। जब मार्च से जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण से उनके जो जीवन यापन में जो मुश्किलें आई, उस कारण से द सेंटर्स इन एबिलिटी टू क्लियरली कम्युनिकेट, ये कह रहा है जो सेंटर है, जो सेंटर केंद्र सरकार है, उनकी जो अयोग्यता है, इन एबिलिटी का मतलब तो अयोग्यता है, क्या, टू क्लियरली कम्युनिकेट, जो साफ तरीके से कम्युनिकेट करना, किससे, टू पब्लिक एंड द स्टेट, जो देश की जनता है और राज्य है उनसे कम्युनिकेट करना, साफ साफ तरीके से उनसे बातचीत करना, ये सरकार की अयोग्यता रही है। किसके, उसका उद्देश्य क्या था जो कम्युनिकेट करने का, द पर्पस एंड द प्रोटोकॉल ऑफ द लॉकडाउन, जो जिस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन किया, जिस प्रकार से लॉकडाउन करने का उद्देश्य था, उस सब में केंद्र सरकार ने ना ही देश की जनता और ना ही राज्यों को अपने विश्वास में लिया। उनकी जो योग्यता थी वो अयोग्य थी कि वो लोगों को इसके बारे में बता सके या कम्युनिकेट कर सके। एवरी स्टेप ऑफ प्रोटोकॉल का मतलब होता है किस प्रकार से कोई काम करना, जैसे एग्रीमेंट एंड कॉन्कॉर्ड, जो प्रोसेस होता है, जैसे कोई गवर्नमेंट में कोई एग्रीमेंट होता है या कोई लॉ पास होता है, जिस प्रकार से जो प्रोसेस होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, एवरी स्टेप ऑफ द वे हैज़ पुट पीपल थ्रू कम्प्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप, ये कह रहे जो लॉकडाउन के दौरान जो भी सरकार ने जो कदम लिए है ऑफ द वे, अपने तरीके से, हैज़ पुट पीपल, जिसने लोगों को थ्रू कम्प्लीटली अवॉइडेबल हार्डशिप, उसने लोगों को बहुत ही गरीबी की ओर धकेल दिया। ये कह रहा है अवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड किया गया, जो गरीबी हम रोक सकते थे उस गरीबी को अवॉइड करके लोगों को उस गरीबी में धकेल दिया, इसके कहने का ये मतलब है। अवॉइडेबल का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, एक्सक्यूज करना, मतलब उसकी उपेक्षा करना। हार्डशिप का मतलब होता है कोई पॉवर्टी, गरीबी, पेन्यूरी मतलब गरीबी। ओके, एंड नेक्स्ट, this governance failure was aggravated by several states either due to lack of capacity or incompetence। aggravated का मतलब होता है exacerbate, provoke, किसी को और ज़्यादा बदतर बना देना। ये कह रहा है जो गवर्नेंस फेलियर था, जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट थी उनका जो फेलियर था वो किस प्रकार से फेल हुई, वॉज एग्रीवेटेड बाय द सेवरल स्टेट्स। ये कह रहा जो केंद्र सरकार फेल हुई उसके कारण, और जो फेल हुई और जो स्थिति हुई उसको भी ज़्यादा बदतर बना दिया। किसने, स्टेट्स ने, अनेक राज्यों ने। किस प्रकार से, इधर ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी और इनकम्पिटेंस, या तो उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी थी उनकी जो कम कैपेसिटी की वजह से, और या उनकी जो अप्रभावशीलता की वजह से उन्होंने वो सिचुएशन थी उनको ज़्यादा बदतर बना दिया। जो राज्य सरकारें थी जिनके पास कोई क्षमता नहीं थी किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स को डील करे और किस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करे, इस दौरान जो राज्य सरकारें जो इस सिचुएशन से उभर नहीं पाए उसने इस स्थिति को और ज़्यादा बदतर बना दिया। ये कहना चाहता है द साइट ऑफ एन स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। साइट का मतलब होता है विजन, किसी को देखना। एन एंडलेस स्ट्रीम ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, स्ट्रीम का मतलब होता है एक प्रवाह, एक नदी की धारा होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रीम। ये कह रहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स है, लेबर्स है, जो मजदूर है, उनकी जो बिना, एंडलेस का मतलब होता है जो कभी ना रुकने वाली हो, जो नहीं रुकने वाली जो धारा है, मतलब जो लगातार जो माइग्रेंट वर्कर्स बह रहे हैं उनकी एक झलक। साइट का मतलब होता है झलक। उसमें हम क्या देखते हैं, सम ऑफ देम कैरिंग टोडलर्स, उनमें से कुछ, कैरिंग का मतलब होता है उठा कर ले जाना, टोडलर्स का मतलब होता है बच्चे, चाइल्ड बिटवीन 12 to 36 मंथ। ये कह रहे हैं जो बच्चे जो 12 और 36 महीने के बीच की एज के होते हैं उनको हम कहते हैं टोडलर्स। ओके, एंड इनफर्म, इनफर्म का मतलब होता है जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनकी क्षमता, उनकी चलने फिरने की क्षमता कम होना या वे कमज़ोर होना, उनको अपने कंधे पे उठा कर लोग लेकर जा रहे हैं। वॉकिंग टूवर्ड्स इंडियाज़ पुअरर रीजन्स, ये कह रहा है वॉकिंग
मतलब जा रहे टूवर्ड्स मतलब की ओर, ये मतलब एक डायरेक्शन बता रहा है की ओर जा रहे, किसकी ओर, इंडियाज़ पुअरर रीजन, इंडिया के गरीब क्षेत्रों की ओर जा रहे, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर, कहाँ से जा रहे, फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक सेंटर, जो उनके आर्थिक जो रोजगार के जो सेंटर थे, वो जो जगह थी, वहाँ से वे गरीब क्षेत्रों की ओर जा रहे। जिस प्रकार से जो मुंबई, गुजरात, राजस्थान से जो इकोनॉमिक सेंटर थे उनके, वो अब यहाँ से वापस यूपी, बिहार की ओर जा रहे, जो सामान्यतः देश के गरीब राज्य है। ओके, विल रिमेन एन indelible memory of this inept and insensitive approach। ये कह रहा है जो भी हमने देखा, जो साइड थी, जिस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स चल रहे हैं, जो उनकी जो छवि थी, साइड थी, वो हमारे दिमाग में विल रिमेन रहेगी, इनडेलिबल, हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रहेगी, उसको हम कभी नहीं मिटा पाएंगे। इनडेलिबल का मतलब होता है इन इरेडिकेट, मतलब किसी को कभी भी हटाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, रिमूव नहीं किया जा सकता। ये कह रहा जो छवि है वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी। ऑफ दिस इनएप्ट एंड इनसेंसिटिव अप्रोच, जो सरकार ने जो संवेदनहीन या फिर जो अकुशलता से जो काम किया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कुछ नहीं किया है, और जिस प्रकार से जो लोग अपने राज्य की ओर जा रहे हैं, उनकी जो छवि है वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी। That had not taken their particular circumstances into account। ये कह रहा है that had not taken, जो सरकार जो insensitive approach थे, मतलब जो संवेदनहीन जो सरकार के अप्रोच थे, that had not taken their particular circumstance account, उन सिचुएशंस ने सरकार थी, उनकी जो परिस्थिति थी, उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी को ध्यान में देना, यहाँ पर नहीं, नॉट, इसलिए मतलब कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस सिचुएशंस को। सर्कमस्टांसेस को मतलब होता है कोई परिस्थिति। अंडर ऑर्डर्स टू स्टॉप देयर मूवमेंट एट एनी कोस्ट, ये कह रहा है अंडर ऑर्डर, किसी के आदेश के अंतर्गत, टू स्टॉप, किसी को रोकना, देयर मूवमेंट एट एनी कोस्ट, उनके मूवमेंट को, उनकी जो चाल है, उनके जो लोग चल रहे हैं, उनको रोकना एट एनी कोस्ट, किसी भी हाल में उनको रोकना, ऐसा ऑर्डर पास हो गया, जिसमें द पुलिस इन मैनी प्लेसेस, जो पुलिस थी अनेक जगहों पर, फोर्स्ड देम टू वॉक बैक। फोर्स का मतलब होता है ज़बरदस्ती करना, उनके साथ ज़बरदस्ती की, उनको कुछ ज़बरदस्ती से यह कहा कि वॉक बैक का मतलब होता है वापस चले जाओ, जहाँ से आए वापस चले जाओ, अपने जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ पर मत जाओ। वॉक बैक का मतलब होता है जहाँ से आए वहीं पर वापस चले जाओ। वॉक बैक का मतलब होता है रिटर्न, मतलब चले जाओ वापस। दिस पर्टिकुलर ग्रुप टुक टू द रेल ट्रैक टू एस्केप द पुलिस अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवर। ये कहना चाहता है जो सर्वाइवर्स है, मतलब जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप जिसने रेलवे ट्रैक लिया, जो जिनकी जान चली गई, उन्होंने क्या किया, पुलिस के डर के कारण, क्योंकि अगर वे रोड पर चले तो पुलिस उनको डरा कर, धमका कर उनको वापस भेज देती है। अगर वे रोड, इस कारण उन्होंने किया रेल ट्रैक को चुना। रेल ट्रैक को चुनने के कारण था कि वो पुलिस से बच सके। एस्केप द पुलिस मतलब पुलिस से वो बच सके। ये एक सर्वाइवर मतलब उन लोगों में से उनका कहना था, मजदूरों का कहना था। Though it did not spare any efforts to make spectacles out of an unfolding pestilence। ये कहना चाहता है कि हालांकि जो हमने ऊपर के जो हाल देखे, किस प्रकार से मजदूर अपने घर की ओर जा रहे, कौन से वो अपने हथकंडे अपना रहे, अपने कार्य, अपने नए नए तरीके अपना रहे, या तो वे रोड से जा रहे हैं या फिर वो रेल की पटरियों के सहारे जा रहे हैं। इस प्रकार से ये कहना चाहता है कि इट डिड नॉट स्पेयर एनी एफर्ट्स, कि मजदूरों ने ऐसे कोई भी एफर्ट्स से पीछे नहीं छोड़े टू मेक स्पेक्टेकल्स आउट ऑफ एन अनफोल्डिंग पेस्टिलेंस, की इतनी ख़राब सिचुएशंस में भी उन्होंने अपने पूरी तरीके से अपनी स्थिति को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए, लेकिन हालांकि उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनका ये कहना अनफोल्डिंग का मतलब होता है जो रियल, जो आपके सामने जो सिचुएशंस है उनको कहेंगे अनफोल्डिंग। ओके, पेस्टिलेंस का मतलब होता है फैटल एंडेमिक, जो घातक बीमारी होती है उसको कहते हैं पेस्टिलेंस। ईच गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, ये कह रहा हर गवर्नमेंट्स का जो अनाउंसमेंट, जो घोषणा थी अबाउट द लॉकडाउन,
जो लॉकडाउन के बारे में जो सरकार की घोषणा थी, थ्रू इवन द एजुकेटेड पब्लिक इनटू टेलस्पिन, ये कह रहे हैं यहाँ तक कि जो लॉकडाउन था उसने एजुकेटेड पब्लिक, जो पढ़ी लिखी जनता है, उसको भी टेलस्पून में डाल दिया। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको करना क्या है। वो चाउटिक सिचुएशन होना कि मतलब एक वो हड़कम मच जाना, मतलब उनको पता ही नहीं कि उनको करना क्या है, कन्फ्यूज़न पैदा करना, ठीक है ना। ये कह रहा है इनटू टेलस्पिन का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों को भी इस लॉकडाउन के जो हर एक घोषणा हुई, उस घोषणा ने पढ़े लिखे लोगों को भी कन्फ्यूज़न में डाल दिया। एंड रिक्वायर्ड न्यूमरस क्लैरिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट, और जो अनाउंसमेंट थे उसमें ये ज़रूरत है कि अन्य क्लैरिफिकेशंस, मतलब किसी भी बात को साफ किया जाए, क्लियर किया जाए, एंड अमेंडमेंट, उन बातों में, उन अनाउंसमेंट में कुछ संशोधन हो, इसकी रिक्वायर्ड है, मतलब कि यह मांग है। आज का जो हमारी हमने जो अंडरलाइन किया है इधर और का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा ग्रामर रूल है आज का, ओके। एंड दिस इज़ अ ग्रामर रूल स्लाइड। हम इधर और के साथ जो भी इससे रिलेटेड और भी शब्द आते हैं जिसका सेम ग्रामर रूल है और जिसको हम एज सेम इन द इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे नीदर नॉर, जो एक जोड़े में आते हैं, जो कपल्स में आते हैं, मतलब उनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर, नन बट, और ये जब साथ में आते हैं तब इनके अनुसार वर्ब किसके अनुसार लगेगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमें कहते हैं नीदर और नॉर। यहाँ पर कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिया। अगर नीदर और नॉर आए और अगर नॉर के बाद में सिंगुलर, अगर फॉर्म सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आए, तब आपकी जो वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर। इस यहाँ के अगर यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कब देखना है वर्ब को? सिर्फ नॉर के बाद में। मतलब कि जो वर्ब आएगी उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब से पहले, अगर वो सिंगुलर है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर वो प्लूरल है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नीदर राम नॉट श्याम हैज़ कम। यहाँ पर आपको पता है एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। अगर किसी को ग्रामर रूल का पता ना हो, यहाँ पर वो हैज़ की जगह है भी लगा सकता है, क्योंकि वो दो सब्जेक्ट को समझकर प्लूरल कर दे, लेकिन ये रॉन्ग हो सकता था। राइट क्या होगा? देखो, हमने अभी पढ़ा था नीदर के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर कोई वर्ब आए, जैसे यहाँ पर एक वर्ब आई, ओके, और उससे पहले हमें पता है ये वर्ब की जगह है, उससे पहले जो भी सब्जेक्ट आए, जैसे यहाँ पर श्याम आए, नॉर के बाद आया, हमें ये पता है कि सिंगुलर है, तब हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ प्लूरल आता है तो हम यहाँ पर प्लूरल लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम किसको कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ पर वर्ब क्या है, आपको पता है कि अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यहाँ पर हैव दिया, मतलब ये राइट है। यहाँ पर तो मैं बता देता हूँ राइट है, लेकिन वहाँ पर वो देगा हैज़ और हैव, ओके। आपको कंफ्यूज कर सकता है, आप इसको फिर कैसे पहचानोगे? देखो, जो भी यहाँ पर वर्ब हो उससे पहले जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, मेरे को बताओ ये प्लूरल है या सिंगुलर है? एस लगा है, फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, एक मित्र की नहीं अनेक मित्रों की बात कर रहा है, मतलब कि वो अनेक, मतलब वो प्लूरल की बात कर रहा है। और हमें पता है कि अगर ये कंजंक्शन हो, ऐसे शब्द आ जाए वाक्य में, जब सेंटेंस में, और किस प्रकार से वर्ब का हमें उपयोग करना है, तब हमें पता है कि इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट बट, अगर शब्द आए तो लास्ट सेकंड वर्ड के बाद में अगर कोई सब्जेक्ट आए तो उसके अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगेगी। और अगर यहाँ से आप पहचान नहीं कर पाओ तो अगर वर्ब है, अगर यहाँ पर ये आपको पूछ ले जाए हैज़ या हैव आएगी, और उससे पहले जो भी सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल हो तो यहाँ पर प्लूरल लग जाएगी, और सिंगुलर हो तो सिंगुलर। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पता है प्लूरल है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर इसने प्लूरल फॉर्म लगा, इसलिए ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगर यहाँ पर हैज़ लिख देता तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अगर यहाँ पर वो हैज़ लिख देता एग्जामिनर, अगर यहाँ पर एग्जामिनर हैज़ लिख देता
तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर ये सिंगुलर है, ये इसलिए रॉन्ग हो जाता। आई होप आप ये समझ सके होंगे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि क्यों जो हमारे मजदूर है क्यों मजबूर हो गए कि वो अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े। इसका एक बड़ा कारण है, उसको हम इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्या कारण था उसके बारे में। और जो वर्ड है उसको हमने यहाँ पर और स्लाइड में लिखा है, ठीक है ना। जैसे ये कॉट है, कॉट की ये है हमारी सेकंड फॉर्म, और इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख दिए कैच, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। नैप का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड, मतलब जो दोपहर की जो नींद होती है जो कुछ समय के लिए, उसको कहते हैं नैप। ओके, वॉक का मतलब होता है अवेयर क्या, जागना। स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, नींद। फेरी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। स्टैंड का मतलब होता है कहीं फंस जाना। स्टाफ का मतलब होता है भूखमरी से मर जाना। रेन का मतलब होता है कोई प्रिवेल करना, मतलब कहीं कुछ एग्जिस्ट करना। बेयरली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। अर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी तरीके से। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। ह्यूमिलिएशंस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, एम्ब्रेस करना, ठीक है। डेस्परेट का मतलब होता है कोई परेशान दुखी आशाहीन व्यक्ति। वेंचर का मतलब होता है कोई जर्नी स्टार्ट करना, अपने आप पे खतरा लेकर, ठीक है ना। ये कह रहा है टू आर्ग्यू दैट दिस इज ए वंस इन अ सेंचुरी इवेंट। ये कह रहा है ये आर्ग्यू किया गया, मतलब ये बात कह गई थी। आर्ग्यू का मतलब होता है किसी बात को कहना कुछ फैक्ट के साथ, कुछ सबूतों के साथ। ये कह रहा है ये बात कही गई। दिस इज़ ए वंस इन अ सेंचुरी इवेंट। ये कह रहा है जो दिस मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ जो भी हो रहा है ये होता है वंस इन अ सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, मतलब 100 सालों में ऐसा वो एक बार होता है। ये कहना चाहता है ऐसी घटना 100 सालों में एक बार होती है। That caught even developed countries napping could at best be a tenuous defense। इसको हम पढ़ेंगे tenuous। ये कह रहे हैं जो सिचुएशंस है जो 100 सालों में एक बार होती है, वो सिचुएशन that caught even developed countries, वो सिचुएशन यहाँ तक कि जो विकसित देश है उसको भी वो पकड़ लेती है। ऐसी सिचुएशन उस देश में भी ये सिचुएशन हो जाती है। नैपिंग कुड एट बेस्ट बी टेन्यूअस डिफेंस, और उससे बचना एक हल्का सा, और उससे बचना काफ़ी मुश्किल है। ये कह रहा है कुड एट बेस्ट बी ए टेन्यूअस डिफेंस। इसलिए ये कहना चाहता है कि जो देश है, जो बड़े देश है, जो विकसित देश है, जो भी इस ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ पर नैपिंग का मतलब होता है नींद लेना दोपहर की, और यहाँ पर नैपिंग का मतलब होता है कुछ समय के लिए रेस्ट करना। ये कह रहा है नैपिंग कुड एट बी, जो डेवलप कंट्री वो कुछ समय के लिए रेस्ट करके कुड एट बेस्ट अपने बेहतर तरीके से बी अ टेन्यूअस डिफेंस, जो समस्या है उसको थोड़ी समय के लिए उसको अच्छे से उसकी रक्षा कर सकती है। जो समस्या है उसको कुछ समय के लिए टाल सकती है ताकि बाद में उसको अच्छे से उससे निपटा जा सके। इसके ये कहने का मतलब है इवन आफ्टर इट वॉक फ्रॉम द स्लम्बर। ये कह रहा है यहाँ तक कि वॉक फ्रॉम का मतलब होता है जागना, फ्रॉम द स्लम्बर मतलब यहाँ तक कि नींद से जागने के बावजूद। स्लम्बर का मतलब होता है किसी समय के दौरान रेस्ट करना, आराम करना। ये कह रहा है जो सरकारें थी इतने समय के लिए जो आराम कर रही थी, नींद ले रही का मतलब यहाँ पर एक व्यंग्य कसना है, ठीक है ना। ये कह रहा है यहाँ तक कि जो सरकारें इतने समय बाद जगी है, और उसने क्या किया, एंड अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन, उसने एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। किस लिए, टू फेरी द स्ट्रैंडेड एंड स्टार्विंग वर्क फोर्स। फेरी का मतलब होता है किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ये कह रहा है टू फेरी द स्ट्रैंडेड, जो फंस गए मजदूर है और जो स्टार्विंग जो भूखमरी से परेशान है, ऐसी वर्क फोर्स, ऐसे लोगों को एक दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए उन्होंने ट्रेन की सुविधा की। टू देयर होम्स, अपने घर की ओर। कन्फ्यूजन रेन, लेकिन यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पहले से बना हुआ है। रेन का मतलब होता है बने हो रहना, ठीक है ना। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्या, ऑनरस
पेपर वर्क, ये कह रहा है अनेक पेपर वर्क है, उसमें आपको काफ़ी पेपर भरने फिल करने पड़ते हैं, अपनी जानकारी देनी पड़ती है इसके लिए, एंड ह्यूज कॉस्ट, और काफ़ी उसकी लागत है। वह हीप्ड ऑन दीज हेल्पलेस सिटीजन्स, जो पहले से जो सहायताहीन, जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, जो मजदूर है, उन पर जो इतनी बड़ी लागत है पेपर वर्क की, वो उन पर डाल दी गई है, ठीक है ना। हु मैनेज टू बेयरली गेट इवन बाई इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये कह रहा है जो लोग अपने अच्छे समय में ऐसे पेपर की कॉस्ट, उनकी जो लागत होती है, ऐसी जो सरकार के जो प्रोसेस होते हैं किसी भी काम के, उनके जो खर्चे हैं जो वो अपने अच्छे समय में भी नहीं उठा पाते हैं, तो वो इस समय क्या उठा पाएंगे जब वो इतने अपने ख़राब समय से वो गुजर रहे। बेयरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, गेट मतलब प्राप्त करना, बाई इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स, ये कह रहा है इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स मतलब उनके वो अच्छे समय के में भी वो उन काफ़ी आसानी से वो हासिल नहीं कर पाते थे, अब वो कैसे करेंगे, ये कहना चाहता है। स्टेट्स एक्टेड आर्बिट्रेरली, मतलब ये कह रहा है जो राज्य सरकार है उसने मनमाने तरीके से कोई कार्य किया। कोर्ट्स इंटरवीन थॉटलेसली, जो कोर्ट है उसने जो हस्तक्षेप किया ना के बराबर किया। हंगर, ना के बराबर किया, ये कहना चाहता है। हंगर, humiliation and fear of disease made thousands of these migrants so desperate that they ventured to walk thousands of kilometers to get home। इसमें कहना चाहता है ह्यूमिलेशंस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी की इंसल्ट करना, ठीक है ना। हंगर का मतलब होता है भूख, ये कह रहा है जो भूख है, और ह्यूमिलेशंस है मतलब उनकी बार बार उनकी और ध्यान नहीं देना, उनको बार बार परेशान करना। एंड फियर ऑफ डिसीज, और बीमारी के डर के कारण मेड थाउजेंड्स ऑफ दीज माइग्रेंट्स वर्कर, हजारों मजदूरों को इतना निराश बना दिया। सो डेस्परेट, मेड का मतलब बना देना, सो डेस्परेट का मतलब बहुत निराश बना दिया, जिसके कारण दे वेंचर्ड, उन्होंने यह एक साहसिक कदम उठाया। दे वेंचर्ड का मतलब था कोई साहसिक कार्य करना, किया। टू वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू गेट होम, क्या अपने हज़ारों किलोमीटर दूर घर पहुंचने के लिए उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। इस मुश्किल काम को भी उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो इस हंगर, उनकी जो ह्यूमिलेशंस थी, जो बीमारी का डर था, इससे वो काफ़ी निराश हो गए थे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। ओके, एंड इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए था ताकि ये समस्या दूर हो सकती थी। ओके, ऑल ऑफ दिस, ये कह रहा जो कुछ भी हुआ, कुड हैव बीन मैनेज्ड, अच्छी प्रकार से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन हुआ नहीं। कुड हैव बीन इसीलिए आता है जो पास्ट में हो गया था, जो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ये इसलिए आता है। कुड हैव बीन मैनेज का मतलब होता है कि जो पास्ट में, जो भूतकाल में जो हुआ था, होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। ये कह रहा ऑल ऑफ दिस कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर, ये कह रहा जो कुछ भी हुआ उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। हैड द सेंटर वर्क विथ स्टेट्स, यदि यहाँ पर हैड आया, इसका एक रूल है इसका, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। ओके, हैड द सेंटर वर्क विद द स्टेट्स टू मैप आउट, ये कह रहा है यदि जो केंद्र सरकार है अब स्टेट सरकार के साथ पूरे संबंध के साथ, अगर जो राज्य सरकार है उनके साथ काम करती, किस पर काम करती, टू मैप आउट, मतलब मैप आउट का मतलब होता है कोई प्लान बनाना। मैप आउट अ स्ट्रेटजी, कोई जो मैप आउट अ स्ट्रेटजी का मतलब होता है प्लान बनाना, किसी नीति को बनाना, किसकी, टू सपोर्ट दोज हु वांटेड टू स्टे, उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। कौन, दोज हु वांटेड टू स्टे, जो लोग जो वहाँ पर रहना चाहते थे, वेयर दे वर, जहाँ पे भी थे वो वहाँ पर रहना चाहते थे, उनके लिए अलग नीति बनाओ, और एंड ऑर्गेनाइज द रिटर्न, और उनके जाने के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध कराए। ऑफ दोज हु चॉज टू डू सो इन एन ऑर्डरली मैनर, और जो यहाँ चाहते थे कि वो अपने घर जाए, उनको बहुत ही ऑर्डरली मतलब अच्छे तरीके से उनको वापस जाने के लिए एक अच्छी प्रकार से जो पॉलिसी है उसको तैयार करना चाहिए था। एंड ह्यूज कॉस्ट हैज़ ऑलरेडी
बीन पेड इन लाइव्स एंड सफरिंग। ये कह रहा उन्होंने बड़ी मात्रा में, यूज़ कॉस्ट का मतलब बड़ी लागत को पहले से पे कर दिया, मतलब पहले ही वो भुगत चुके हैं। किस में? इतनी प्रकार से वो भुगते, इतने दिन अपनी ज़िंदगी से वो लड़े हैं, इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें उन्होंने अपना योगदान दे दिया। उन्होंने किस प्रकार से इतने दिन भूखे रहकर, पैदल चलकर जो कुछ भी सहा है, वो सबसे बड़ी उनकी लागत है। बट इवन नाउ देयर कैन बी मेजर्स टू मिटिगेट द सिचुएशन। लेकिन जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब इवन नाउ, अब तो देयर कैन बी मेजर्स टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब था किसी को कम करना, द सिचुएशंस। ये कह रहा है अब ऐसे मेजर्स हो सकते हैं, ऐसे मापदंड हो सकते हैं, ऐसे सरकार के का पॉलिसीज हो सकती है जो टू मिटिगेट द सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रही है उसको कम किया जा सकता है, उसको उससे निपटा जा सकता है। फॉर दैट इट मस्ट हैव अ मोर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड इसके लिए जब जो सिचुएशंस है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर दैट, उसके लिए यहाँ जरूरी होना चाहिए, मस्ट हैव मोर ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, कि जो सरकार है, जो राज्य सरकार के साथ ईमानदारी और पूरे खुलेपन के साथ उनसे बात करें, ताकि वो हम जो सिचुएशंस है, जो समस्या उनसे निपट सके। एंड सिटीजन्स, और जो लोग इससे परेशान हैं उनसे भी बात की जाए। दो यद्यपि मेजर्स में भी एसेंशियल, ये कह रहे जो भी आपके मापदंड है, पैमाने हैं, वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बट केयरिंग वंस आर जस्ट एज वाइटल। लेकिन लोगों की परवाह करना, उनकी देखभाल करना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जस्ट एज वाइटल का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दिस अनफोल्डिंग ट्रेजेडी मस्ट बी स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक। ये कह रहा है जो अनफोल्डिंग ट्रेजेडी है, मतलब जो हादसे हमने देखे, अनफोल्डिंग जो हमारे सामने आए, फोल्ड का मतलब होता है कोई छुपाना, अनफोल्डिंग का मतलब होता है जो हमारे सामने जो हादसे आए, मस्ट बी स्टॉप, उनको रोकना चाहिए इन इट्स ट्रैक, इसी समय, इसी सिचुएशंस में इसको हमें रोकना चाहिए। इस जो भी समस्याएं पैदा हो रही है, जो भी वर्कर्स से लेकर, जो भी मजदूरों से लेकर, जो भी समस्या, जो हादसे हो रहे हैं, जैसे हमने ट्रैक पर देखा था, रेलवे ट्रैक पर, उनको इसी समय रोकना चाहिए, ताकि हम उन जो मजदूर हैं उनको अच्छी ज़िंदगी प्रदान कर सके। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया, किस प्रकार से मजदूर परेशानी फेस कर रहे हैं, किस प्रकार से सरकार ने उनके लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया, किस प्रकार से सरकार की पॉलिसी रही, लॉकडाउन किस प्रकार से रहा, उसको हमने भी डिस्कस किया। लेकिन बी ऑनेस्ट, हमने हर प्रकार से प्रोज एंड कॉन्स की ओर ध्यान दिया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने हम वन वर्ड की ओर। ओके, आज के हमारा जो वन वर्ड है, वन वर्ड का मतलब होता है किसी बड़ी, जो किसी भी जो सिचुएशन, कोई भी एक वर्ड है, अगर उसका कोई जो विस्तार है उसको अगर एक शब्द में कोई बता दे तो वो होता है वन वर्ड। इंग्लिश में कहेंगे कि किसी भी कोई अगर छोटी बात को जो बड़ी बात में कहता है, जैसे अमेच्योर, अमेच्योर को हम किस प्रकार से भी कह सकते हैं डिटेल में, लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़, मतलब जो प्रोफेशनल स्किल है उसकी कमी है और एक्सपर्टीज़ की कमी होना, उसको अमेच्योर कहते हैं। मतलब जो नया सीखता वो बंदा होता है, जो अमेच्योर होता है, उस जो जिसको किसी भी प्रकार की नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, वो किसी में एक्सपर्ट नहीं है, मतलब वो अभी अभी नया सीख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? अमेच्योर। मतलब इतने बड़े लाइन को, इतने बड़े विशेषता को हमने एक शब्द ने कह दिया, इसलिए हम उसको कहेंगे वन वर्ड, एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। ये कह रहा है जो डिप्लोमेटिक का मतलब होता है जो सरकार द्वारा जो एक ऐसा व्यक्ति जो देश का प्रतिनिधित्व करे, कहाँ पे? ऑफ वन कंट्री इन अनदर, जो दूसरे देश में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसको हम एम्बेसडर कहेंगे। ओके, आज का हमारा एडिटोरियल और इससे रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस करना था उसको हमने डिस्कस कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to be updated for next tutorial. Okay, please take care and follow your dream what you want. So bye bye and take care. Hello and welcome to the e-learning. Let's be